मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपकी तमाम सीटें जो मंडल कमीशन के तहत 27% है, वो सारे ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करके उसको सवर्ण समाज को, ये ईडब्ल्यूएस को जानने की एक और बहुत जरूरी है। इस सरकार के नजरिए में केवल सवर्ण समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं और सिर्फ उन्हीं को यह आरक्षण मिलता है। ये ईवीएम का कमाल है कि ये जीतते हैं, और ये हमारे नेताओं को इसमें कोई, वो हमसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं। जब मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने राजगद्दी संभाली थी, ही वॉज जस्ट 20, और उनको जो विरासत मिली थी वो विरासत छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। उन्होंने, आपको पता हो कि नहीं हो, अपनी राज तिलक करने से इनकार कर दिया। और राज तिलक करने से इनकार क्यों किया, वो याद करने का आज समय। इसलिए इनकार किया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज अनेक इलाकों पर को जीतकर और अपने आप को महाराज घोषित करने के लिए राज तिलक करवाना था, तो ब्राह्मणों ने उनकी राज तिलक करने से मना कर दिया। और बहुत ही खोज करके एक ऐसे ब्राह्मण को लाया गया जिनको बहुत सारी धन दौलत देकर, और उनके पैर के अंगूठे से एक शूद्र की राज तिलक की गई। तो छत्रपति शाहू जी ने, महाराज ने कहा कि जो गलती शायद किए होंगे शिवाजी महाराज, मैं वो गलती दोहराऊंगा नहीं, मैं राजा हूं और राजा रहूंगा। आई डोंट नीड कोरोनेशन बाय एनी ब्राह्मण। और उन्होंने इस बात से शुरू की अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे जैसे लोग भी पूरी बातों की जानकारी सिलेबस में, टेक्स्ट बुक्स में शाहू जी महाराज के बारे में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक न्याय की संघर्ष की शुरुआत की, जो ना उस समय लोगों के मन में भाया और ना आज जो राजसत्ता भोग रहे हैं उनको अच्छा लगता है। ये समारोह जो राजश्री शाहू जी महाराज के मृत्यु के 100 साल पर हो रहा है, ये बड़े राजकीय समारोह के रूप में होना चाहिए था। लेकिन हमारे साथी, मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने काफी प्रयास किया। मैं जानता हूं कितने दिक्कतों के बाद आज ये सभा दिल्ली की एक प्रमुख जगह, जहां से जो भी घोषणा होती है, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आज आप बैठे हैं, ये पूरा देश सुन रहा है। और ये कौन देश सुन रहा है? जिसमें कहा गया है कि ये अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? अमृतकाल बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। आपको पता है, जब सागर मंथन हुआ था तो अमृत निकला था और विष निकली थी। अमृत देवताओं के लिए था, और वो देवता कौन है? आज के देवता कौन है? सवर्ण है, अपर कास्ट। उनका ये काल है, आपके लिए विष है। उसी विष का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सामाजिक न्याय का संघर्ष तो बढ़ाना ही होगा। ये बात आती है, अभी हमारे पहले वक्ता कह के गए, मंडल कमीशन में हमने बहुत कुछ खोया। मैं जानता हूं कि राजनीति की शुरुआत मंडल कमीशन से हुई थी। ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड because people of Madhepura stood up with him, otherwise he too would have met the same fate. लेकिन आज वो उसी लाइन पर चल रहे हैं जिसको कोई A to Z की राजनीति कहते हैं, जिसको सबका साथ सबका विकास कोई कहता है, कोई परशुराम जयंती में अपनी वोट खोजते हैं। ये बात नहीं चलेगी। ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं पत्रकार, हमारे साथी पत्रकार हैं और वो पिछड़े समाज से, हमको पता है कितनी दिक्कतों के साथ ये YouTube चैनल में है। ये नहीं बनना चाहते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट्स हो रही, मैडम, पहले भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, विचारों के लोगों को समर्थन दिया जाता था, रखा जाता था। अगर पैनल में, सिलेक्शन कमेटी में प्रोफेसर्स हैं आपके विचार के, तो आपको तवज्जो मिलता। यहां दूसरे तरह का तवज्जो, एक स्लिप आती है RSS ऑफिस, और उस स्लिप के साथ एक दक्षिणा का भी
आवाज आती है। हमारे साथी बैठे हुए जानते होंगे, एक हमारी साथी है जिनको हुआ नहीं परमानेंट और आंखों में आंसू थे उनके, तो मैंने पूछा कि सुन रहे थे कुछ रुपए पैसे का बात चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि 10 तक तो मैं मैनेज कर लेती, लेकिन डिमांड वाज 5 टाइम्स मोर, 50 लाख में बिक रही है सीट, अमृतकाल। और कौन सी सीटें? दोज रिजर्व फॉर SC ST OBCs, उनकी गोली लग रही है। जो लोग 10-10 साल से पढ़ा चुके हैं, सर जानते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, कितने लोग इनको आके गुहार लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। They have been shown the door, they have been thrown out, they have nowhere to go। तो ये परिस्थिति अगर देश में है और एक लाया जाता है कैटेगरी EWS, मैं अगर कोई साथी हमारे OBC समाज के बैठे हो, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपकी तमाम सीटें जो मंडल कमीशन के तहत 27% है, वो सारे EWS में कन्वर्ट करके उसको सवर्ण समाज को, ये EWS को जानने की एक और बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दलित पिछड़ा नहीं हो सकता है। इस सरकार के नजरिए में केवल सवर्ण समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं और सिर्फ उन्हीं को यह आरक्षण मिलता है। यानी बाकी जो आरक्षण है वो संविधान सम्मत है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतने मेहनत से बनाई गई है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ ने भी उसमें कोई खामी नहीं निकाल पाई। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जोड़ा उसमें क्रीमी लेयर, लेकिन ये जो है ये बिना कोई सर्वे के, बिना कोई डेटा के, और झारखंड ऐसे राज्य में जहां हमारे सामाजिक न्याय के साथी बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज मैं इस सभा के माध्यम से अपील करूंगा उनसे कि वो जो 10% वहां EWS दिए हैं, वहां 3% भी नहीं उनके लिए जगह है, और वो सारा OBC के सीट को कन्वर्ट किया गया। ये इन चीजों को रोकना होगा, और इसके विरोध में अगर बोलेंगे तो ये तो नहीं कहा जाएगा आप कैसे मान लें कि किसी वाद का हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं। हम अपने लोगों के लिए अगर अपनी हक की बात करते हैं तो विरोध तो होगा ही। बात आ रही थी मंडल कमीशन की। मैडम, मंडल कमीशन 1990 में मैं आदरणीय VP सिंह को इस हॉल में भी कई बार याद किया हूं। जो भी हो, आदरणीय VP सिंह के कारण ही मंडल कमीशन की एक अनुशंसा लागू हो पाई थी, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो शिक्षा में लागू किया वो आदरणीय अर्जुन सिंह। दोनों की स्मृति को मैं नमन करता। लेकिन मंडल कमीशन के आने के साथ ही उनके विरुद्ध साजिशें शुरू हो गई। 3 चीजें उसके साथ आई। पहली आई प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निजी रहेगा तुम किस चीज में आरक्षण लोगे। दूसरा आया जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज ही अपने लोगों की नियुक्ति करेंगे। और तीसरी बात आई है वो EVM। कोई लाख कह दे और तमाम दलित जातियां, तमाम पिछड़ी जातियां अपनी अलग अलग पार्टी भी बना लें, तो जो आज सत्ता में है उनको ये वोट नहीं है कि वो जीत पाएंगे, किसी भी तरह से नहीं जीत सकते हैं। ये EVM का कमाल है कि ये जीतते हैं। और ये हमारे नेताओं को इसमें कोई, वो हमसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं। हम तो हर लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, हर तरह से दिक्कतों का सामना करके। मेरे साथी हैं डॉक्टर रतन लाल, उनको उनके प्रमोशंस को रोक दिया गया, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के व्याख्यान में इंग्लैंड बुलाया गया था, उनके वीज़ा को रद्द कर दिया गया। मेरे जैसे लोगों की प्रमोशंस 10-15 साल से रोक दी गई है। कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ रहे हैं। लेकिन इस देश की सत्ता की मलाई किसके पास? राजनेताओं के पास। और उनको कंफ्यूजन कि हम इस बात A to Z की, फिर OBC की राजनीति कौन करे, SC ST की राजनीति कौन करे? अगर सभी वही सबका साथ सबका विकास सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है रिप्रेजेंटेशन की, जो साहू जी महाराज ने उस समय देखी। आपको शायद पता हो कि 1902 में ही साहू जी महाराज ने एक सर्वे कराया और उन्होंने पाया कि उनके यहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनमें 80% लोग सिर्फ एक जाति ब्राह्मण से,
और उस समय उन्होंने 50% अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और माइनॉरिटीज के लिए दिया, जिसके कारण जब कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु के समय जब यह आंकलन किया गया तो ब्राह्मणों की संख्या घटकर 35% हो गई थी। रिप्रेजेंटेशन तो मिला, कहा जाता है उनसे पूछा गया कि ये आप क्यों इस तरह की कर रहे हैं। कई जो अन्य रजवाड़े थे वो उनसे पूछने आए तो उनको ले गए और वो अपने घुड़साल में और घोड़े के सामने सभी घोड़ों को खोल दिया और वहाँ एक बोरी चना रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या समझा रहे हैं? नहीं, कल फिर देखेंगे। 2-3 दिन ये सिलसिला चलता रहा और वो पूछते थे तो वो कहते थे कि क्या देख के आए हैं, घोड़े चने खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे कुछ और बात है। तब किसी ने कहा कि हाँ, कुछ तगड़े घोड़े जो हैं वो सारे चने खा रहे हैं और कुछ जो जिनको नहीं मिल रही है उनको कुछ ही भी नहीं मिल रही। तब साहू जी महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में भी इसी तरह के जो जिनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, वो खा खा के इतने अधिक कंप्लेसेंट हो गए हैं कि उनसे कामकाज होता नहीं है और बाकी हमारे लोग तो ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। तो बंटवारा तो बड़ी सोच समझ के करना हो, सभी को समानता के साथ करना हो। तब उन्होंने ये कदम उठाई थी। और ये मैं आपको बताऊं कि उनके जो तमाम ये स्टेप्स थे, उनके कारण उनको ये प्रयास किया गया ये कहने का कि ये पागल हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।